नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। आज फिर आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10वीं का हिस्ट्री का पहला चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखेंगे और कुछ सब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे। मैट्रिक का एग्ज़ाम भी अब बहुत कम समय बचा है, 6-7 महीना बचे हुए हैं। तैयारी आपकी बढ़िया से होनी चाहिए। और ख़ास बात ये है कि TRE 4 का भी नोटिफिकेशन आ गया है और उसके लिए भी जो SST के टीचर बनना चाहते हैं तो स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लासेस है, और जो नए शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास 10वां का हिस्ट्री का हम लोग जब बात करते हैं, चैप्टर फर्स्ट में यूरोप में राष्ट्रवाद आता है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद से कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने कलेक्ट किया है जो कि लगातार बार बार पूछा जाता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एंड जर्मनी करेंटली बिलोंग टू विच कंटिनेंट? यानी दोनों मीडियम में आपको एक साथ पढ़ाई मिल जाएगी, हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी। इटली और जर्मनी अभी किस महादेश में आए? तो हम लोगों को पता है कि इटली और जर्मनी अभी यूरोप महादेश में स्थित है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। और अभी जिस तरह से इजराइल ईरान का वार हो रहा है तो ध्यान रहे यूरोप में राष्ट्रवाद से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा बढ़िया से कर लेना है। अब है दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा बुर्बो वंश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विच रूलिंग डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस बाय द कांग्रेस ऑफ वियना? ऑप्शन सी में आप आराम से टिक लगाइए, बुर्बो डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 3, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो हम लोग जानते हैं मेजिनी का संबंध जो है वह कार्बोनरी दल से था। मेजिनी वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो मेजिनी वाज एसोसिएटेड विथ कार्बोनरी। ओके, नेक्स्ट, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? कौन ऐसा देश था जो कि नहीं चाहता था इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, यूनिफिकेशन हो? Who among the following was against the unification of Italy and Germany? तो आप लोग को पता होगा, आसान क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली का एकीकरण हो जाए, और आपको पता होगा वहाँ मेटरनिख बहुत खतरनाक आदमी था जिसे कि हम लोग घोर प्रतिक्रियावादी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल अपॉइंटेड काउंट काबूर टू विच पोस्ट? क्लियर है, प्रधानमंत्री। विक्टर इमैनुअल को किस पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री। ठीक, और बाद में देखेंगे कि विक्टर इमैनुअल का और काउंट काबूर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है यूरोप की हिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? इटली के एकीकरण में, इटली के यूनिफिकेशन में, हाँ, मुझे अगर कोई सबसे ज़्यादा पसंदीदा हीरो नज़र आता है वो है गैरीबाल्डी। क्या गजब के आदमी थे। हाँ, तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? व्हाट वाज द गैरीबाल्डीज प्रोफेशन? तो आपको पता होना चाहिए गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे, सेलर थे। ओके, और ये मेरा इसीलिए पसंदीदा हीरो है। पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर कोई मुझे कहा जाए कि आपको कौन सा पसंद है तो मुझे गैरीबाल्डी पसंद है। क्यों? जब पूरा इटली यूनिफाइड हो गया, एकीकृत हो गया, तो गैरीबाल्डी ने अपना नाव और एक बोरा अनाज लेकर दक्षिणी इटली के सिसिली द्वीप पर चले गए थे खेती करने, और बोले अब हमें इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। निस्वार्थ भावना अगर होना चाहिए तो गैरीबाल्डी के जैसा होना चाहिए, सेक्रीफाइस अगर होनी चाहिए तो गैरीबाल्डी की जैसी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था?
ओके। हाँ, हु क्रिएटेड द जर्मन राइन स्टेट, तो इसका आंसर होगा कौन? बहुत बढ़िया, आप लोग पहले से चेक कर लिए हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने ही पूरे जर्मनी को एकीकृत करके जर्मन राज्य संघ का निर्माण किया था। नेक्स्ट, जालबेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की। जालबेरिन वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। ओके, जब हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का क्लास देखेंगे तो इन सब सारे टर्म को एक एक करके बताया भी जाएगा, और इन सब संगठनों का, इन सब संस्थाओं का क्या फंक्शंस था, क्या उन लोगों का काम था, वो सब हम लोग देखेंगे। ओके। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? हु एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? इसमें भी आप लोगों को पता होगा, बहुत ही जबरदस्त यह क्वेश्चन आता है, और इसके प्रतिपादक, इसके फाउंडर थे बिस्मार्क। हाँ, हु एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो आंसर आ जाएगा क्या? बिस्मार्क। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? यूरोप के इतिहास में ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि। तो फ्रैंकफर्ट की संधि, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइंड? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर आप लोगों का दिमाग काम कर रहा है तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये हो जाएगा आंसर 1871, 1871। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? विच कंट्रीज लिटरेचर एंड साइंस हैज बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यूरोपियंस? तो ये बात आप लोगों को पता है कि यूनान, ग्रीस जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, उस देश का नाम है ग्रीस, जहाँ पर कि अभी अभी आप लोग सुने होंगे कि इजराइल का जो है कौन, हाँ, वो भाग के चला गया था, यही ग्रीस में अभी छुपा हुआ था। तो यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूनान से लिटरेचर एंड साइंस हैज बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यूरोपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TRE 3 में भी पूछा गया है, TRE 2 में भी पूछा गया, और मैट्रिक में तो लगातार बिहार बोर्ड का ये पसंदीदा क्वेश्चन है। हाँ, कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? हाँ, विथ विच कंट्री वाज द ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपोल साइंड इन 1829? इसका आंसर हो जाएगा टर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की, जिसका नाम अभी अभी चेंज हो गया है, टर्की को हम लोग अब तुर्की नाम से जानते हैं। ये 12 ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों ने कलेक्ट किया था, एक बार आप लोग बताएंगे कि हम लोगों का कलेक्शन कैसा है, और इसी में यूरोप में राष्ट्रवाद में और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और ज़्यादा बातें हम लोग करेंगे। बस इसके अगले क्लास में आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरे पूर्ति करें। डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। तो यहाँ डैश के युद्ध, तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? सेडन का युद्ध। क्लियर? कौन सा युद्ध? सेडन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन के बाद दूसरी महाशक्ति यानी जर्मनी का जन्म हुआ। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के दूसरा क्वेश्चन में। सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था। TRE 2 और TRE 3 का क्वेश्चन है, मेरा देखा हुआ है और मेरा पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो सेडोवा का युद्ध हाँ किस किस देशों के बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। ठीक, तो ये था मेटरनिख का युग। 1848 की क्रांति के बाद मेटरनिख युग का अंत हो गया। जैसे कि वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन युग का अंत होता है और मेटरनिख युग की शुरुआत होती है, ठीक उसी तरह 1848 की क्रांति में
मेटरनिक युग का अंत हो जाता है और एक नई व्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश रहते थे, जो इटली के डैश से बचा रहा। दो जगह है। ठीक, तो अब कह सकते हैं कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे, पहला में क्या आ जाएगा, पोप रहते थे, जो इटली के एकीकरण से बचा रहा। और इटली ने जानबूझकर पोप का एक स्टेट, जिसे अभी हम लोग वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं, उसको पोप के अधिकार में छोड़ दिया गया और बाद बाकी शेष इटली को एकीकृत कर लिया गया, यूनिफाइड कर लिया गया। ओके, द प्लेस ऑफ वेटिकन सिटी वेयर पोप लिव्ड एंड सर्वाइव दैट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नेक्स्ट, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक, किसका नाम आएगा, ओटो, इसका नाम आ जाएगा ओटो, को वहां का राजा घोषित किया गया। आफ्टर ग्रीस वाज डिक्लेयर एन इंडिपेंडेंट नेशन, द रूलर ऑफ बवेरिया ओटो वाज डिक्लेयर द किंग देयर। द कैपिटल ऑफ हंगरी, हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी मतलब भूखा, तो भूखा का क्या हो जाएगा हंगरी का कैपिटल, बुडापेस्ट। यानी जब भूख लगती है तो हम लोग लकड़ी और पेस्ट लेके दातुन करते हैं, वुड और पेस्ट, तो बुडापेस्ट। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों का आंसर आता है समूहों को मिलाना है। जैसे मेजिनी का संबंध कहाँ से, इटली से। हीगेल कौन थे, दार्शनिक थे। बिस्मार्क कौन थे, जर्मन का चांसलर थे। और विक्टर इमैनुअल कौन थे, राजनीतिक थे। नेक्स्ट आते हैं, वियना सम्मेलन कब हुआ। ये सब एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है भाई, आपको किसी भी एग्जाम में चले जाइए, मैट्रिक का एग्जाम तो है ही, बिहार पुलिस है, बीपीएससी है, टीआरई है, एसएससी है, बिहार एसएससी है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये सब बहुत ही लविंग क्वेश्चन होते हैं। ये सब बोर्ड को बहुत प्यारा लगता है और आराम से उठा के दे देते हैं। तो देखिए, वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं मेटरनिक का पतन कब हुआ, 1848। इटली का एकीकरण कब हुआ, 1871। सेडन का युद्ध कब हुआ, 1870। ओके, नेक्स्ट, कोसूथ क्या है, कौन है कोसूथ, तो हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता थे कौन, कोसूथ। एड्रियानोपोल की संधि क्या है, बराबर पूछता है, कई बार पूछता है, 1829 में। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, 1832 में। और पोलैंड में आंदोलन कब हुआ, 1863 में। इसके बाद अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए बना के लाए हैं, जिस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। ठीक, और हम चाहेंगे कि इस बार मैट्रिक में आपका बढ़िया परफॉर्मेंस हो और कम से कम आप 500 में से 480 के ऊपर नंबर ला सकें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और यह तभी संभव है जब आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ का भी क्लास दिया जाएगा, साइंस का भी क्लास दिया जाएगा, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ है। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे थोड़ा सा चर्चा में लाएं। ओके, धन्यवाद।